Hello students, welcome back to my class. In today's class, we are going to discuss the important MCQs which are important for your examination point of view. Basically, आज के जो हमारा सेशन रहेगा that is based upon the questions of Contract Act. Clear? So, we will be discussing Contract Act majorly. थोड़ा क्वेश्चंस थोड़े से टफ रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाए वो भी नहीं है, क्या पता थोड़ा सा टफ लेवल के आ जाए। तो हमने हर बैच मतलब हर टाइप के क्वेश्चंस हमने करने हैं इसमें, ठीक है। सो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर, देखते हैं आप कितना इसको सॉल्व कर पाते हो। द प्रोविजंस ऑफ अबाउट कम्युनिकेशन of acceptance in various legal systems falls into which of the following categories? System of information, system of declaration, mixed or electric system, all of them. Basically जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, मान लीजिए पहले एग्रीमेंट होता है ए और बी के बीच में, कोई एग्रीमेंट है, ए कह रहा है बी को कि मेरे को 500 बैग्स ऑफ वीट चाहिए। बी कहता है ठीक है, 500 बैग्स मतलब कितने, एक बैग मेरा इतने का है, तो कुल मिला के चलो तुम मुझे 50,000 दे देना, ठीक है। अब ये कंफर्म कैसे करेगा, एक्सेप्ट कैसे करेगा? ए ने 500 बैग्स का ऑफर दिया कि मुझे 500 बैग्स चाहिए, बी कहता है ठीक है 500 बैग मैं तुम्हें 50,000 के दे दूंगा, ठीक है। तो इनके बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है। अब देखो सबसे पहले ऑफर होता है, हमने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था, है ना। ऑफर के बाद ये काउंटर ऑफर हो गया। अगर मान लीजिए उसने 50,000 बोला, वो कहे 50 नहीं, मैं तुम्हें ना 45,000 दूंगा, वो एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो, बट क्या हो जाता है, फॉर्म ऑफ अ काउंटर ऑफर हो जाता है। यानी कि इसने कहा 50 नहीं 45। सो अब बेसिकली जो भी इनकी फाइनल डील हो रही है, फाइनल डील मान लो ये किस पे आ जाते हैं, ए और बी कहता है कि चलो ठीक है 500 बैग्स, फाइनल डील इनकी ये हो रही है फॉर ₹47,500। अब इस ऑफर को एक्सेप्ट कैसे करना है, कहते हैं सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ डिक्लेरेशन एंड इलेक्ट्रिक सिस्टम। सी सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि आप इन्फॉर्म कर रहे हो, इम्प्लाइड तरीके से कर रहे हो, चाहे इन्फॉर्म कर रहे हो दूसरी पार्टी को कि ठीक है मैं इतने के तुमसे ले लूंगा, इन्फॉर्मेशन हो गई। डिक्लेयर कर रहे हो कि ठीक है मैं तुमसे ये इतने ले रहा हूं, एक्सप्रेसली यू आर डिक्लेयरिंग समथिंग। या फिर मिक्स्ड और इलेक्ट्रिक यानी फोन पे, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज छोड़ दिया, ईमेल कर दी, एक्सेप्ट कर लिया आपका ऑफर। सो ये तो मैंने जस्ट आपको एक जनरल एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। बहुत तरीके के आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आप कोई ऑफर करते हो उसको आपने एक्सेप्ट कैसे करना है, वो उसकी 3 तरह की यहाँ पे चीज़ें बता रखी हैं, इंफॉर्मेशन, डिक्लेरेशन और इलेक्ट्रिक। और क्या होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, आपने याद रखना है एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड, यानी कि आपके कंडक्ट से, ठीक है, एक्सप्रेसली मतलब वोकली आपने बोल दिया या रिटर्न फॉर्म में बोल दिया, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक मोड। दिस इज द फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो इसके तहत आपका आंसर क्या रहेगा, डी। इज दैट क्लियर? ऑल आंसर विल बी डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो ये देख लो, सेक्शन 8 क्या कहता है, एक्सेप्टेंस की बात करता है कि प्रोमिसी का कंडक्ट ऐसा है, इम्प्लाइड तरीका, इम्प्लिसिट इम्प्लाइड तरीका, ठीक है, या फिर किसी एक्ट के तहत करी है, एक्सप्रेसली वर्बल या रिटर्न, मैंने अभी शायद यही चीज़ें लिखी हैं,
एक्सप्रेसली वर्बली या वोकली भी बोल देते हैं, या फिर रिटर्न तरीके से लेटर्स, ईमेल्स, फ़ोन कॉल्स भी इसमें आ जाते हैं, या फिर एक्सप्रेसली आपने कुछ बताया है, ठीक है। देखो आप वर्बली जब बताते हो तो लेटर, फ़ोन कॉल, ये इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी आते हैं, उसके साथ साथ ये आपकी एक एक्ट भी बन जाता है कि आपने फ़ोन उठाया, आपने मैसेज लिखा कि हाँ जी मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है जी। आपको ये बात याद रखनी है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? प्लेज मेड बाय अ mercantile agent is valid. Pledge made by a person in possession under voidable contract is valid. Pledge made by a person having limited interest is valid to the extent of that interest, या D all of the above। अब देखिए प्लेज क्या है। कोई एजेंट है, उसने प्लेज करा, मतलब कि आपकी चीज़ें को होल्ड कर लेते हैं, तो कहते हैं वो क्या वैलिड है। दूसरा, प्लेज मेड बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल, जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइडेबल है। वॉइडेबल क्या होता है कि आपकी मर्जी है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में रहना चाहते हो कि नहीं रहना चाहते हो, आप खुद बताओ, वो वैलिड होगा? नहीं होगा ना। देन प्लेज बाय अ पर्सन हैविंग लिमिटेड इंटरेस्ट, जब उस पर्सन के पास लिमिटेड ही इंटरेस्ट है, वैलिड है। आप उसको ज़्यादा हक दे ही नहीं रहे हो कॉन्ट्रैक्ट में। बेसिकली लिमिटेड इंटरेस्ट कब आता है? जब आपके पोजेशन में चीज होती है बट आप ओनर नहीं होते, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका फर्स्ट बनता है, देख लेते हैं। जी हाँ, फर्स्ट आपका ये सही आंसर है। आगे, द राइट टू श्योरिटी टू इंडेमनिटी इज एन इंसिडेंट ऑफ द गारंटी। तो इंडेमनिटी क्या होता है? राइट ये आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जब आपको थोड़ी गारंटी दे देते हैं कि आपका कोई भी लॉस हुआ, हम आपको इनकलकेट करके दे देंगे, यानी कि आप कुछ भी इसमें सफ़र नहीं करोगे, ठीक है। अगर मान लीजिए आप मेरे पास काम कर रहे हो या आप किसी और के पास कर रहे हो, दूसरा तीसरा पर्सन आके कहे कि कोई नहीं तुम काम करोगे, तुम्हें ये तनख्वाह नहीं देगा तो मैं तनख्वाह देता हूँ, और वो आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कर ले, और एक तरह का ये गारंटी ही बन जाती है। क्लियर? तो इसमें आपका क्या आंसर सही रहेगा? कहते प्रिंसिपल एंड डेटर विल बी लायबल। यस, जिसने इसके साथ देखो प्रिंसिपल एंड डेटर मैंने अच्छे से आपको जो हमने पेड कोर्स करा उसमें बताया है कि डेटर कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है, ठीक है। जिसके साथ हम जिसको प्रॉमिस करते हैं कि वी विल पे यू, ठीक है, क्रेडिटर, डेटर, ये इसमें सब होगा। मेन जो प्रॉमिस करता है, दूसरा किसके बिहाफ पे करता है, तो वहाँ पे टर्मिनोलॉजी आपकी डिवाइड हो जाती है। Without the necessity of any further request for all sums subsequently paid by the surety under the guarantee as money paid to the use of the principal debtor, both A and B, none of these। So देखो, पहला तो ठीक है, प्रिंसिपल डेटर तो इसमें रहते ही हैं जब आपकी राइट ऑफ श्योरिटी हो जाती है इसमें। दूसरा कहते हैं विदाउट द नेसेसिटी ऑफ एनी फर्दर रिक्वेस्ट पेड बाय द श्योरिटी अंडर द गारंटी, जब उस पर्सन ने आपको गारंटी कर ही दी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, that he will pay for the losses। तो बच्चे इस केस में क्या हो गया कि गारंटी जब कर ही दी है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है बारी बारी रिक्वेस्ट करने की, ऑलरेडी उस पर्सन ने उसको गारंटी इस चीज़ की दे दी है। तो इस केस में बोथ ए एंड बी विल बी योर आंसर। यस। आगे आ जाओ। एजेंट क्या रहता है? पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट इन डीलिंग्स विद द थर्ड पर्सन, या फिर पर्सन टू whom the act is done और who is represented in the dealings with the third person। देखो for whom the act is done यहाँ पे गलत है। एजेंट क्या होता है? प्रिंसिपल इसको हायर करता है अपने काम करवाने के लिए, तो पर्सन फॉर whom the act is done नहीं, एजेंट प्रिंसिपल के काम करता है। सो पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर अदर, ये पॉइंट ठीक है। तो तीसरे पर्सन के लिए प्रिंसिपल कहता है ये मेरा है काम, तुम करके दोगे। एजेंट्स बहुत होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पोस्ट ऑफिस के लिए भी एजेंट्स होते हैं जो आपके घर से आपके पैसे लेके जाते हैं, आपकी एफडी कराते हैं या आरडी में जमा करवाते हैं, तो आप वहाँ पे प्रिंसिपल हो। आप अपने पैसे दे रहे हो किसके किसके लिए? पोस्ट ऑफिस के लिए, थर्ड पार्टी के लिए। क्लियर? पर्सन फ्रॉम होम द पर्सन एम्प्लॉयड
टू डू एनी एक्ट हैज टू गेट द वर्क डन, ये डाई नहीं है, द आएगा यहाँ पे. पर्सन फ्रॉम होम द पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट हैज टू, मतलब यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि जिसको एम्प्लॉय कर रहा है वो करे. नो, हे पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट फॉर another or to represent dealings with the third person is what an agent do. Answer is A. The subject matter of section 8 is divided to performance of the conditions of a proposal, acceptance of any consideration for reciprocal promises which may be offered with the proposal, both A and B, none of these. देखो इसमें कंडीशंस दी हुई है ना. अभी हमने सेक्शन 8 पढ़ा कि कैसे इम्प्लाइड हो सकता है, इम्प्लिसिट हो सकता है. आपको समझना है कि उन्होंने कैसे प्रपोजल दिया या उसकी कैसे एक्सेप्टेंस हुई. तो यहाँ पे आपके ए एंड सी दोनों, ए एंड बी दोनों ही ठीक है. ठीक है, कंडीशंस ऑफ द प्रपोजल भी इसमें रहता है सब्जेक्ट मैटर में, और एक्सेप्टेंस भी रहती है कि इम्प्लाइड होगी, एक्सप्रेसली होगी, विया फोन कॉल होगी, कैसे होगा. क्लियर. The term law in the expression forbidden by law would include any enactment or rule for time being force in India which would fall under which of the following subheads. कहते टर्म लॉ की forbidden by law में लॉ ने ये मना करा है. would include any enactment or rule for time being force in India which would fall. कहते अगर forbidden by law है तो इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज आ जाएगी जो वो इंक्लूड कर लेंगे. क्लियर. द प्रोविजंस ऑफ एनी लेजिस्लेटिव इनेक्टमेंट, द रूल्स ऑफ हिंदू और मोहम्मदन लॉ, अदर रूल्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन इंडिया, ऑल ऑफ देम. सो द टर्म लॉ, फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है, इनमें से कौन कौन से के ऊपर हम लगा सकते हैं कि इस चीज में अगर लॉ ने आपको कुछ मना करा है तो आप नहीं कर सकते. ठीक है, तो पहला पॉइंट भी ठीक है, कोई भी लॉ की प्रोविजंस उस पर भी नहीं लगेगा. ये फैमिली लॉ की यहाँ पे बात हो रही है जो आपके पेपर का पॉइंट नहीं है, बट ये आपके पेपर का पॉइंट है. फॉरबिडन बाय लॉ आपके पेपर का पॉइंट है. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में खास करके बहुत सारी जगह पे सेक्शंस में फॉरबिडन बाय लॉ लिखा हुआ है. या फिर कहते हैं कोई ऐसे रूल्स और टाइम बीइंग इन फोर्स इंडिया में कुछ लग रहे हैं, तो आंसर यहाँ पे डी रहेगा. सो बेसिकली ये क्वेश्चन पुट अप करने का ये था कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे आपका एक या दूसरा ऑप्शन रिलेशन में ना हो जो आपके पेपर में इम्पॉर्टेंट चीज है. ठीक है, या फिर जो एक्ट्स आपको वहाँ पे दे रखे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी से आएगा. कुछ वो ऐसा ऑप्शन भी डाल लेंगे जो आपने कभी पढ़ा ना हो या उसके रिलेशन में ना हो, तो आपने वो स्टक आउट कर देना है. ये समझ आना है कि इस पे है कि नहीं. अभी आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे कि हमारे तो चीज़ जेओए के पेपर में तो ये चीज़ है नहीं, बट आपको पता होना चाहिए ये बातें. ठीक है, आगे आ जाओ. अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट एन एजेंट. कौन एजेंट नहीं है जी? एन इंडिपेंडेंट बायर, a person who advises another in the matters of business, a procurement agent, all of the above. Who is not an agent? Yes, an independent buyer, a person who advises another in the matter of business, या a procurement agent, या all of the above. यहाँ पे आपका ऑप्शन सी रहेगा. यस, प्रोक्योरमेंट एजेंट यहाँ पे नहीं रहेगा. बेसिकली वो प्रोक्योर करता है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट कंसीडर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एजेंट है. क्लियर. इंडिपेंडेंट बायर है, ठीक है, वो ज़रूरी नहीं वो इंडिपेंडेंट कोई चीज़ खरीद रहा है किसके भी हाथ पे, वी नेवर नो. पर जो प्रोक्योर कर रहा है उसके पास वो चीज़ का पोजेशन है, तो देयर ही इज नॉट एन एजेंट. ही इज देयर व्हाट, ही इज द holder of that particular property. Is that clear? That is why C is the answer. Mere, ये important है question, बहुत बार पेपर्स में आ रखा है. Mere silence is not fraud unless there is a duty to speak. देखो अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट का आपका क्वेश्चन है. कैसे बनता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था ए और बी के बीच में, ठीक है. ए ने पूछा जो तुम ये सामान दे रहे हो क्या ये खराब हो जाएगा? उसकी ड्यूटी थी बताने की, वो कुछ बोला नहीं. उसे सीधा सीधा उसे पूछा कि ये मेरा सामान खराब हो जाएगा. ठीक है, वो पता था उसको खराब हो जाएगा, उसको पता था उसको बताना चाहिए, बट उसने बताया नहीं. क्या
फ्रॉड होगा? यस होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी ड्यूटी थी बोलने की। द साइलेंस इज डिसेप्ट, जानबूझ के चुप है, अगेन ये भी ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज देर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसिस टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ। सो कुछ ऐसी बात सर्कमस्टांसिस से उसको बताना चाहिए था कि यहाँ पे इस सामान में तो चींटियाँ पड़ गई, या मान लो इस सामान में कीड़े पड़ गए, या ये सामान पीछे से खराब आया था, उसको बताना चाहिए था, उसने जानबूझ के बताया नहीं, चुप रहा। तो इन केसेस में क्या माना जाता है कि फ्रॉड हुआ है, उसकी ड्यूटी थी, उसको बताना चाहिए था, उसने बताया नहीं, जिसके चलते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उनका सामान खराब निकला या खराब हो गया जल्दी। तो इन केसेस में माना जाता है कि मेयर साइलेंस इज फ्रॉड। देखो क्वेश्चन समझो, कहते मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड, कहते चुप रह रहे हो, ठीक है, ये फ्रॉड तब तक कब तक नहीं है जब तक ड्यूटी थी, साइलेंस डिसेप्टिव है तुम्हारी, और कुछ ऐसे सरकमस्टांस का चेंज था जो दूसरी पार्टी के नोटिस में लाना बहुत जरूरी था। सामान कम हो गया, बता ही नहीं रहे जानबूझ के, उससे बोला 500 बैग्स भेजो, पता है आपको कि आपके पास तो 490 है, 10 बैग कम है, जानबूझ के फिर भी आपने ऐसा काम कर दिया, उसने ट्रस्ट करके पैसे डाल दिए, ठीक है। तो आपकी जब ड्यूटी बनती है बोलने की, यू हैव टू स्पीक सो दैट फ्रॉड ना हो। क्लियर? आंसर हियर इज डी। Frustration of contract implies commercial hardship, physical impossibility due to disappearance of the subject matter of the contract, or the object has failed to materialize, both A and B, neither A nor B nor C। अब इसका आंसर बताइए। कमर्शियल हार्डशिप, देखो फ्रस्ट्रेशन कब होती है कॉन्ट्रैक्ट की? सबसे पहली बात जब मेयर इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है, ये मैंने क्लास में अच्छे से करवाया हुआ है आपको, ठीक है। आपको पता है कि कोविड लग गया, जब हम उसमें ये चीज़ें करी थी ना कि आपका ये सामान अब डिलीवर नहीं, जब कोविड टाइम में हुआ था कि लॉकडाउन लग गया है, सामान नहीं हो सकता, या फिर कोई और मेयर इम्पॉसिबिलिटी आ गई है, शिप आ रही थी वो डूब गई, ठीक है। तो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी ड्यू टू डिसअपियरेंस, मतलब शिप डूब गई, डिसअपियर हो गई, या कुछ और प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे आपका हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा फ्रस्ट्रेट हो गया। अगर कहते हैं कमर्शियल हार्डशिप इज एन एक्सेप्शन, ये इस बेसिस के ऊपर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन तब लगता है जब हमें ये प्रूव करना हो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोई इम्पॉसिबिलिटी, फोर्सिंग सर्कमस्टांसिस की वजह से हो गया, हमने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को खारिज नहीं करा है। मान लो कोई आपने कॉन्सर्ट कराना था, पूरे पैसे दे दिए, पर्सन की डेथ होगी जिसने कॉन्सर्ट, तो फिर कैसे होगा? नहीं होगा ना। आप कह रहे हो कि मुझे वहाँ पे बुकिंग नहीं मिली, तो ये आपकी कमर्शियल हार्डशिप आ जाती है, वो सामान बहुत वो पीछे से कम आ रहा है जी। कमर्शियल हार्डशिप जब आप दिखा देते हो, इन केसेस में कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट नहीं माना जाता। ओनली व्हेन देयर इज अ फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, वो चीज़ नहीं हो सकती, उन केसेस में आपका कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट रह होता है। तो इसका आंसर बी रहेगा, जी हाँ। आगे आ जाइए। 2 और मोर पर्सन्स कैन बी एम्प्लॉयड टू एक्ट एज एन एजेंट ज्वाइंटली, सेवरली, ज्वाइंट एंड सेवरली, आइदर ए, बी और सी। देखो अगर 2 पर्सन है, वो एजेंट्स हैं, वो सीधी सी बात है, उनको अगर उनसे कोई गलती होती है तो वो ज्वाइंटली भी हम उनको लायबल ठहरा सकते हैं, अलग अलग को भी ठहरा सकते हैं, अगेन ज्वाइंटली एंड सेवरली दोनों तरीके से भी हो सकता है। सो आंसर विल बी डी, आइदर ए और बी और सी। An authority given to 2 or more person is generally given jointly, severally, jointly and severally, either A or B। जब कहते हैं हम किसी 2 या 2 बंदों को अथॉरिटी दे देते हैं, अब देखो यहाँ पे सीधी सीधी बात हो रही है, 2 या 2 से ज्यादा को अथॉरिटी दी है। अब यहाँ कहीं पे क्वेश्चन में लिखा है कि अलग अलग दी है, लिखा है गिवन टू 2 और मोर, मतलब जब हम 2 और मोर को कहते हैं अथॉरिटी दे रहे हैं किसी काम करने की, तो वो कैसी अथॉरिटी होएगी? ज्वाइंट, ठीक है। तो आंसर विल बी हियर ज्वाइंटली। देख लेते हैं, जी हाँ। The word signifies in definition of section 2 of the Indian Contract Act indicates that the offer must be communicated to the person to whom it is made, that the offer need not to be communicated to the person to whom it is made, either A or B, D, none of these। देखो
सिग्निफाइज जो भी है, आप ऑप्शन समझो। जब ऑफर होता है, हम बार बार क्या पढ़ा रहे हैं कि वो दूसरे पर्सन को कम्युनिकेट होना चाहिए इन आइदर वे, है ना, आइदर इम्प्लाइड, एक्सप्रेस्ड, इवन इलेक्ट्रॉनिक मोड कैन बी यूज्ड। जब हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेट होना चाहिए तो नीड नॉट की तो बात ही नहीं है। क्लियर, आंसर हियर विल बी ए। आगे, टाइम एंड प्लेस फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर टाइम इज स्पेसिफाइड एंड नो एप्लीकेशन टू बी मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। कहते हैं जब आप, उन्होंने बोला है कि आपको टाइम बताना ही बताना है, मैं आपको इसका आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी। अभी इसके लिए आप सेक्शन देखिए कि आपका सेक्शन ये कौन सा रहेगा। इसका हम आंसर देख लेते हैं, कौन से कि सेक्शन बेस आपके क्वेश्चंस आते हैं। 47 होता है वैसे, यस 47 ही है। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, या अभी प्रॉमिस चल रहा है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस के लिए। उसने उसको कुछ एक ऑफर दिया, उसने बोला अगर तुम मेरा ऑफर, ठीक है, आज कितनी है, 12 है, उसने बोला 15 जुलाई 2024 1 PM तक ही मेरा ऑफर ओपन है। अगर तुम मुझे इसके बाद एक्सेप्टेंस दोगे तो मैं तुम्हारा ऑफर, जो तुम्हारा एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट नहीं करूँगा। ये और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और सॉरी ये ऑफर आया कि ठीक है, तुम अगर ये चाहते हो एक्सेप्ट करना या प्रॉमिस फुलफिल करना तो तुम मुझे ये 1 बजे से पहले पहले कर दो। अगर तुमने नहीं करा तो ये हमारा एग्रीमेंट नहीं होगा। मान लीजिए अगर वो उसकी एक्सेप्टेंस 1 बज के 1 मिनट पे भी भेजता है तो अब बी के पास राइट है कि वो इसको खारिज कर सकता है कि नहीं, तो मैंने 1 बजे बोला था, तुम 1 मिनट भी लेट क्यों हुए। सो व्हेन देयर इज अ पर्टिकुलरली टाइम स्पेसिफाइड थिंग, और प्लेस भी मान लो कि वह प्लेस भी होती है कि तुम वहां से एक्सेप्टेंस दो, ठीक है, तो आपको पर्टिकुलरली वहीं से ही सब कुछ करना होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन अपॉइंट एन एजेंट, a minor of sound mind, a major of sound mind, a person of unsound mind, both A and B। very easy question। ऑफ कोर्स एजेंट देखो अपॉइंट करना है, आपने अपने काम कर लिए प्रिंसिपल ने, तो बेसिकली दे आर ऑल्सो इन द कॉन्ट्रैक्ट, प्रिंसिपल काम एजेंट को करना होता है। सो वो कौन करेगा, जो मेजर साउंड माइंड का होगा वो ही उसको अपॉइंट करेगा। क्लियर। नेक्स्ट इज, फॉर द एक्ट्स ऑफ द सब एजेंट लॉफुली अपॉइंटेड the agent is not responsible to the principal, agent is responsible to the principal, sub agent is responsible to the principal directly, the sub agent is not responsible to the principal। इसको थोड़ा समझ लो एक बारी। ए आपका प्रिंसिपल है, इसने आगे बी एजेंट रखा हुआ है, आगे बी एजेंट ने अपना सब एजेंट B1 रखा हुआ है, लॉफुली है, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉफुली, लॉफुली, इज इट क्लियर। मतलब कि प्रिंसिपल को पता है कि आगे ये मेरा मतलब सब एजेंट है। क्लियर। अब उसके कोई भी एक्ट होंगे, कहते एजेंट सबसे पहले इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल, ये गलत है। एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, क्यों नहीं होगा, उसने आगे सब एजेंट रखा है। आगे एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, तो एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये पॉइंट गलत है क्योंकि वो होगा, नॉट यहाँ पे है वो गलत है। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ये पॉइंट ठीक है। देन सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल डायरेक्टली, कह रहे ये सीधा ही होगा क्योंकि उसने गलती करी है। नो, देखो आज आगे हायरार्की चल रही है तो वो डायरेक्टली नहीं होगा, इनडायरेक्टली होगा। कह रहे सब एजेंट तो प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, गलत। जब प्रिंसिपल ने आगे एजेंट को रखा, एजेंट ने आगे सब एजेंट को रखा है लॉफुली, तो उस केस में एजेंट जो होगा वो ही प्रिंसिपल को लायबल रहेगा क्योंकि उसने आगे जो है सब एजेंट रखा है। ठीक है, आप याद कर लो, जब आप प्रिंसिपल जब एजेंट रखता है
ठीक है। सबसे पहली, अगर वो एजेंट प्रिंसिपल उसमें लायबल है तो वो प्रिंसिपल ही लायबल ठहरा जाएगा वो काम के लिए, चाहे एजेंट से गलती हुई है, उसने उसकी परमिशन लेके वो काम करता है क्योंकि, ठीक है। एजेंट की गलती से कुछ गलती हुई है, प्रिंसिपल को पता है, तो उस केस में प्रिंसिपल ही लायबल ठहराया जाता है क्योंकि एजेंट उसके लिए काम कर रहा है। वाइकेरियस लाइबिलिटी भी इसमें लग जाती है मास्टर सर्वेंट की, वेयर मास्टर इज हेल्ड लायबल। अगर एजेंट अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है बिना बताए प्रिंसिपल को पता ही नहीं कि वो कुछ इलीगल काम कर रहा है, तो उन केसेस में आपका एजेंट लायबल होगा क्योंकि प्रिंसिपल को पता ही नहीं वो कौन सा काम कर रहा है, वो कौन सी चीज़ों की वजह से उसको मतलब गलती हुई है, प्रिंसिपल को उसने बताया ही नहीं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ए ने आगे बी को रखा हुआ था, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रॉफिट्स आ रहे थे, वो कंसील कर रहा है, बता नहीं रहा, तो इस केस में एजेंट विल बी हेल्ड लायबल क्योंकि प्रिंसिपल के प्रॉफिट्स है। अब ऐसे ही सेम सब एजेंट प्रॉफिट्स आ रहे हैं, वो बता ही नहीं रहा, तो उसके एक्ट्स के लिए कौन लायबल होगा? एजेंट बोलेगा, एजेंट लायबल होगा क्योंकि उसने आगे सब एजेंट रखा है, वो प्रॉफिट्स बता नहीं रहा। मान लो प्रिंसिपल को पता चल गया कि तुम्हारा जो आगे सब एजेंट है प्रॉफिट आ रहा है, दे नहीं रहा, तो इसमें क्या होगा? एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसके बंदा वहां पे दिक्कत कर रहा है और वो लॉफुली अपॉइंटेड है। इज दैट क्लियर? आई होप दिस टॉपिक हैज इज क्लियर टू यू ऑल, बिकॉज प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनको प्लीज अच्छे से करना, स्पेशली योर इंडैमिनिटी कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी वाला लॉ, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्लियर। सो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्लीज़ इनको छोड़ के मत जाना। देन यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस बनता है तो लाइबिलिटी के ऊपर बनता है कि अगर मान लो कहते कोई एजेंट गलती कर रहा है तो कौन लायबल होगा? हमेशा याद रखना प्रिंसिपल लायबल रहेगा अनटिल एंड अनलेस एजेंट अपनी मर्जी से कुछ ऐसा काम कर रहा है जो प्रिंसिपल की नॉलेज में नहीं है, तब आपका एजेंट लायबल होगा। अदरवाइज इन ऑल केसेस remember, always and always the principal is held liable for the activities of the agent. So here when sub agent is doing something, ठीक है, for the acts of sub agent, तो सब एजेंट को आगे किसने रखा है? एजेंट ने। तो बट ऑफ कोर्स सी बात है, एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा प्रिंसिपल को क्योंकि उसके आगे सब एजेंट ने गलती करी है। आपको यहां तक समझ आया? ठीक है। जब एजेंट कुछ गलती करता है, प्रिंसिपल को पता है उसने, तो प्रिंसिपल ही हमेशा जिम्मेवार ठहराया जाता है। बस उन केसेस में नहीं जहां प्रिंसिपल को पता ही नहीं होता कि एजेंट क्या कर रहा है, अपनी मर्जी से प्रॉफिट्स खा रहा है, लॉसेस कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, कहीं और से पता चलता है, तब एजेंट होता है। बट जब सब एजेंट है, लॉफुली अपॉइंट करा है, तब एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा कि एजेंट ने आगे उसको रखा है। इज दैट क्लियर? हियर आंसर विल बी बी। तो इसी तरीके हमने एजेंट, सब एजेंट भी कर लिया, प्रिंसिपल भी कर लिया। सो जब भी आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको ध्यान रखना। अभी हम थोड़ा टाइम कॉन्ट्रैक्ट चलाएंगे बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट बनता है, ये ठीक है। ये स्पेसिफिकली मेंशन है, कंपनी लॉ भी है, पर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ एमसीक्यूज हम करते जाएंगे सो दैट कुछ भी एग्जाम में आए आपको पता हो। सबसे पहले आपने प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है। कम्युनिकेशन इम्प्लाइड भी है, आपके कंडक्ट से पता चल रहा है कि आपने उसको एक्सेप्ट करा है, तो दैट इज ऑल्सो लीगली इन्फोर्सेबल क्योंकि आपने ऐसा कंडक्ट कर दिया जिसके दूसरे पर्सन को लगा कि आप उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। सो इम्प्लाइड फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली बोला है, और या in any form, electronic form also, such type of communications is accepted in the contract act. Then there are special contracts जिसमें हम agents, principals, ये सब की surety, indemnifier, ये सब indemnity के जो acts हैं उनकी बात करते हैं। indemnity जहाँ पे भी आ गया, बस आपको ये बात याद रखनी है कि अगर उसमें गारंटी होती है कि अगर तुम्हारा कुछ लॉस होगा तो पर्सन कहता है मैं फुलफिल करके दूंगा। अगर वो कह दे ऐसी बात
तो वो पर्सन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ जाता है। इज दैट क्लियर? आई होप दीज टॉपिक्स आर वेरी मच क्लियर। हम जितनी कोशिश हो रही है उतने कुछ कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते जा रहे हैं। थोड़ा सा लेवल इसमें मैंने हल्का सा टफ रखा है, सो दैट जो बच्चे ऑलरेडी जिन्होंने पेड क्लासेस लिए उनको पता चले, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और मिल जाएं कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। और जो बच्चे यानी नहीं लिया उनके लिए भी रहे कि ठीक है, उनकी भी अच्छे से रिवीजन हो जाए। क्लियर? सो थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।